हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 13 दिसंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार है एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संविधान संशोधन विधेयक और एक साधारण विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर एक सरकार ने पिछले साल एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। इस समिति ने अप्रैल में अपनी रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट को जुलाई में केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकार किया था और उसी रिपोर्ट के कुछ सुझावों के आधार पर 2 विधेयक सरकार इस शीतकालीन सत्र में लाने के लिए उसने कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उसके कुछ प्रावधानों के बारे में, चूंकि ये विधेयक जो होता है वो संसद का वो रहता है, इसकी पूरी बात नहीं, लेकिन कुछ संभावित चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो है वही उच्च स्तरीय जो समिति है उसके रिकमेंडेशन के आधार पे ही ये किया गया है। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे। दूसरा है, कल 12 दिसंबर था, आज 13 दिसंबर है। अंतर क्या है? 12 दिसंबर 2015 को पेरिस समझौता पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन को लेकर जो एक प्रमुख समझौता है वह हस्ताक्षरित किया गया था और उसके बाद हालांकि वो लागू हुआ नवंबर 2016 से, लेकिन फिर भी 9 साल उसको हस्ताक्षरित किए हो गए हैं और ये समझौता था जलवायु परिवर्तन की समस्या को समाप्त करना। लेकिन वो चीज़ें और बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम इसका मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे कि पेरिस समझौते ने क्या कुछ हासिल किया है या उसकी क्या कुछ कमियां रह गई है। ठीक है, तीसरा समाचार है वह है कि गूगल का एक AI मौसम पूर्वानुमान मॉडल है जेनकास्ट। यह मशीन लर्निंग या AI लर्निंग या न्यूरल लर्निंग मॉडल का प्रयोग करके ऐतिहासिक जो मौसम के डेटा है उसका अध्ययन करके सटीक मौसम पूर्वानुमान कर सकता है मिनट के आधार पे जो अंतर वाला देख के। और ये जिसके आधार पे ये अध्ययन करेगा यूरोपीय संस्था की है, वो अब तक का सबसे बेहतर पूर्वानुमान करती है, उससे भी ये बेहतर पूर्वानुमान करेगा, 97% बेहतर पूर्वानुमान करेगा, ऐसा अनुमान है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों प्रश्नों पर देखेंगे। इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पे रहेंगे, वहाँ से आप जाके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, भारत सरकार का या जो वर्तमान सरकार है इसकी योजना है कि देश भर में सालों साल चुनाव होते रहते हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं नीतिगत पंगुता, विकास की समस्या, मतदाताओं में थकावट, जैसे मतदान थकावट करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होना, जो विकास है उसको उतनी सफलता दर नहीं मिलती, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव के कारण वह प्रभावित होता रहता है। तो इसको लेकर सरकार की जो वर्तमान सरकार है उसकी एक मंशा थी कि एक राष्ट्र एक चुनाव को अपनाया जाए, यानी कम से कम जो चुनाव हो एक बार में हो जाए, इसके बाद बाकी समय सरकारें अपना काम कर सके। इसको लेकर सरकार ने पिछले साल एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, उच्च स्तरीय समिति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। इसमें गृह मंत्री भी सदस्य थे और भी कई सारे लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे, बाद में अलग हट गए थे। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जी प्रतिपक्ष तो नहीं थे, लेकिन हाँ विपक्षी दल के नेता थे लोकसभा में। इस समिति ने इसी अप्रैल में रिकमेंडेशन दिया है। इस रिकमेंडेशन में उसने कुछ सुझाया है कि कुछ 2 बार में 2 तरह के 15 संविधान संशोधनों के जरिए, ये 2 तरीके की व्यवस्था के जरिए हम 1 नेशन 1 इलेक्शन के सिद्धांत को अपना सकते हैं, जिसमें से एक बार विधायिका और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो और उसके 100 दिन के अंदर ही जितने भी स्थानीय स्तर के चुनाव हो उनको कर लिया जाए। और ऐसा करने के लिए जो भी चुनौतियां थी उसके लिए उसने सुझाव भी दिया था, उसमें लगभग 100 से ज़्यादा सुझाव थे और उसमें कहा था कि 15 संविधान संशोधन में को आप 2 विधेयकों के जरिए आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, सरकार ने जुलाई में इसे, जब नई सरकार बनी थी तो इसको स्वीकार कर लिया था, उनके प्रस्ताव, उनके रिकमेंडेशन को, और उसी के आधार पे 2 विधेयक अभी बने हैं और उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है संसद के सत्र में प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, सरकार चाहती है कि ये चूंकि अब बहुत कम दिन बचा है, 20 तारीख तक ही है, तो सरकार अमूमन जो लोग बता रहे हैं कि प्रस्तुत करने के साथ ही इसे स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया जाएगा, जहाँ पे इस पे और व्यापक स्तर पे चर्चा हो सके। ठीक है, लोकतंत्र में ये प्रक्रिया है, इसको अपनाया जाएगा। आइए हम जरा देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो
विपक्षी दलों की जहाँ पे राज्य सरकारें हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। तो हम इनको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चर्चा में क्यों है, तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर 2024 को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव करवाने से संबंधित 2 विधेयकों को मंजूरी दी है, जिसे संसद के चालू सत्र में लाया जाएगा। देखिए अभी ये जो विधेयक लाए जा रहे हैं वो राज्यसभा और विधानसभाओं को एक साथ चुनाव कराने के लिए है, स्थानीय चुनाव वाले अभी इसमें शामिल नहीं हैं। हालांकि जो उच्चाधिकार प्राप्त समिति थी वो दोनों तरह के सुझाव दिया था कि क्योंकि अब ये अगर देखा जाए तो ये वन नेशन वन इलेक्शन में केवल लोकसभा और विधानसभा के साथ है, बाकी स्थानीय चुनाव के इसमें इस विधेयकों में ऐसा लगता है कि इनसे बाहर है। क्यों है वो जब हम आगे नीचे चर्चा करने लगेंगे तो हम आपको बताएंगे। इसमें से एक विधेयक एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करने से संबंधित है, यानी लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव एक साथ, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो, इसके लिए संविधान संशोधन को लेकर है। और एक साधारण विधेयक है जो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं का चुनाव है, जैसे दिल्ली का है, पुडुचेरी का है या जम्मू एंड कश्मीर का है, उनमें संशोधन करने की तो वो केंद्रीय विधान द्वारा है, तो उसमें संशोधन साधारण विधेयक के तरीके से हो सकता है। तो एक तरह से जो है ऐसे संविधान संशोधन या साधारण विधेयक लाए गए जो संसद के जरिए ही हो सकते हैं। बाकी जो स्थानीय चुनाव पर अगर जाके वहां पे चेंज करेंगे तो उसमें राज्यों के ही अधिकारिता आएगी, संघ जो फेडरल स्ट्रक्चर वाली जुड़ी होगी, इसमें आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। तो सरकार संभवतः अभी उससे बचना चाहती है, इसीलिए वह अभी वो विधेयक ला रही है जो संसद के द्वारा संविधान संशोधन या साधारण विधेयक के जरिए लाया जा सकता है। इसमें अगर देखें कि सरकार इन व्यापक विधेयकों को विचार विमर्श करने की इच्छुक है, वो चाहती है कि इस पे संसदीय समितियों में व्यापक विचार विमर्श हो, और इसके लिए वो इसे सोच रही है कि अभी लाके इसे स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया जाए, जहां पे अन्य राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्ष आदि भी अपनी बातें रख सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को सरकार चाह रही है कि इसी शीत सत्र में डाल दिया जाए। क्या संभावित जो है प्रावधान है, देखिए संभावित ही है, सूत्र ही बता रहे हैं, क्योंकि जो विधेयक होता है वह संसद की प्रॉपर्टी होता है, यानी जब तक उसे संसद में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाए तब तक उसकी गोपनीयता बनी रहती है। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि इसमें यही है, लेकिन हाँ कुछ सूत्र बता रहे हैं कि कुछ संभावित प्रावधान ऐसे हैं, क्योंकि ये विधेयक जो आधारित है वो उच्चाधिकार प्राप्त समिति जो रामनाथ कोविंद समिति थी उसी के रिपोर्ट पर ही आधारित है, उसी के सुझाव में ही के आधार पर आधारित है। उसी समिति के सुझाव के आधारित एक पहला जो संविधान इसमें विधेयक में 2 है, एक संविधान संशोधन विधेयक है, एक साधारण विधेयक है। जो संविधान संशोधन विधेयक है वो एक देश एक चुनाव के जो है उच्च स्तरीय सिफारिशों का है, और इसमें लोकसभा और विधानसभा के लिए नियत तिथि एक करना हो कि एक ही तिथि पर दोनों का चुनाव हो। इसके लिए अनुच्छेद 22 में एक 22A जोड़ा जाएगा, और उसमें 2 खंड हैं कि इसको लेकर जोड़ा जाएगा, और राज्यसभा और विधानसभाओं की कार्यकाल की समाप्ति भी एक साथ हो, इसमें खंड 2 जोड़ा जाएगा। 82A और 2 जोड़ने का ऐसा सूत्र बताते हैं। ठीक है, साथ ही साथ 83(2) में भी संशोधन किया जाएगा कि लोकसभा की अवधि और विघटन से संबंधित कि अगर समय से पहले विघटन हो जाए तो क्या किया जाए, इसकी भी व्यवस्था इसमें की गई है। ठीक है, इसमें विधानसभाओं के विघटन और एक साथ चुनाव कराने की अवधि को भी शामिल करने के लिए अनुच्छेद 327 में भी संशोधन से संबंधित करने से प्रावधान है। और ये जो सारे संशोधन हैं जो भी किए जाएंगे वो संसद के आर्टिकल 368 के तहत ही होंगे। संविधान संशोधन विधेयक उसी तरह से लाया जाता है, और इसमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है। विशेष बहुमत क्या होता है कि लोकसभा या राज्यसभा में अलग अलग 2/3 बहुमत, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, और वह कुल सदस्य संख्या के 50% से कम न हो। तो इस आधार पे दोनों अलग अलग करेंगे, इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक ये इसमें जो विधेयक है ये ऐसा नहीं है कि इनके लिए आपको राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर का है नहीं। अगर फेडरल स्ट्रक्चर वाले में जाते यानी स्थानीय निकाय वाले चुनाव में जाते तो फिर उन्हें राज्यों के 50% राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत पड़ती और एक लंबा हो जाता। उससे बचने के लिए संभवतः सरकार ने अभी पहला वाला जो है लाया है। और जो उच्चाधिकार प्राप्त समिति भी थी, कोई समिति, उसने भी ये बताया था कि 15 संविधान में 15 संशोधन करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए 2 तरह के विधेयक लाने पड़ेंगे संविधान संशोधन। एक जो कि संसद द्वारा कर दिया जाए, उनको राज्यों की अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो राज्यों के अनुसमर्थन, संसद के संविधान संशोधन शक्ति प्लस उसमें जो राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत होती है वो सरकार पहले वाला पार्ट वाला ला रहा है विधेयक, जो कि लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने से जुड़ी हुई है।
ठीक है। साथ ही साथ चूंकि हमारे यहाँ पे विधानसभा के लिए जो भी है या राज्यों के विधानसभा या केंद्र लोकसभा, उसके लिए तो संविधान में संशोधन कर देंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ 3 जो है ना विधानसभाएं भी हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। एक है दिल्ली, एक है पुडुचेरी, एक है जम्मू कश्मीर। तीनों का जो विधानसभाओं का कार्यकाल सत्र ये है, ये संसद के साधारण विधेयक जो है अधिनियम द्वारा किया गया है। तो ऐसे में एक साधारण विधेयक भी लाया गया है कि इन विधानसभाओं में भी, जो केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाएं हैं, इनमें भी परिवर्तन किया जा सके, ताकि जो हमारा संविधान संशोधन के साथ जुड़ा होगा वो उसके साथ जुड़ दिया जाए। देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें कैसे लोकसभा और विधानसभा का एक साथ करने का प्रावधान उच्चाधिकार प्राप्त समिति का था। तो उसमें यह है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने कहा कि चलो लोकसभा और विधानसभा का एक साथ तय कर दिया जाए। चुनाव हुआ, इसके बाद डेट फिक्स है कि 5 साल के अंदर ही जो है चुनाव होना है। अब अगर अभी क्या होता है कि 5 साल के पहले अगर कोई विधानसभा या लोकसभा भंग हो जाती है तो फिर से चुनाव हो जाता है। ये व्यवस्था ये रहेगी कि अगर कोई चुनाव फिर से होता है तो वो उतने जो बचे हुए समय है, मान लीजिए 2 साल बाद जो है लोकसभा जो है विघटित हो गई, तो वो अगला चुनाव उसके लिए 3 साल के लिए होगा। या विधानसभा कोई ऐसी होगी तो जितना बचा हुआ समय है उसके लिए होगा, ताकि वो जो समय और वो फिक्स रहे कि वो पर्टिकुलर समय से पर्टिकुलर समय के बीच में होगा। यानी जो एक समस्या थी कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, राज्यों को कोई अपना मन माना, वो सब कुछ रहेगा, बशर्ते उस जो टाइम फ्रेम है उसी टाइम फ्रेम में आपको उतने ही टाइम फ्रेम के लिए दोबारा जो चुनाव होगा वो उतने टाइम, जैसे उपचुनाव होता है ना, कोई एक सदस्य इस्तीफा देता है तो जितने समय के लिए रहता है उतना, वो पूरा का पूरा अगर विधानसभा भी भंग हो जाती है, लोकसभा भी भंग हो जाती है, तो उतने समय के लिए ये किया जाएगा। ठीक है। इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव पर जो कोविड रिपोर्ट थी वो देखिए क्या कहती थी। वो सिफारिश करती थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ किया जाना चाहिए, और इसके 100 दिनों के अंदर, जैसे लोकसभा राज्य विधानसभा चुनाव हो गया, फिर 100 दिनों के अंदर जितने भी स्तर पर स्थानीय चुनाव हैं, चाहे कि 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अर्बन गवर्नमेंट है या 3 टायर ऑफ लोकल यानी ग्राम पंचायतें हैं, इन सभी का चुनाव जो है एक साथ 100 दिन के अंदर करा लिया जाए। इसको लेकर इसने कहा था कि इसकी सिफारिश को करने के लिए संविधान में 15 संशोधन का सुझाव दिया गया था, जो 2 फॉर्म में रहेगा। एक संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, दूसरा संसद के विशेष बहुमत प्लस आधा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। तो उसमें जो पहला वाला पार्ट है लोकसभा और विधानसभा वाला, उसको लेकर जो है सरकार इसमें लाई है। अब थोड़ा सा सैद्धांतिक पहलू पर जाते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव सिद्धांत क्या होता है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव सिद्धांत ये होता है जिसमें राज्य पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, राज्य विधानसभा हो, ग्रामीण स्थानीय निकाय हो, नगर पालिकाएं हो, ये सभी चुनाव व्यक्तिगत चुनाव जो है अभी क्या होता है कि अपनी अपनी चुनाव निकाय के शर्तों के अनुरूप अलग अलग समय पे होता है, जिसके कारण कई सारी समस्या आती है। तो अब इसको आगे है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, यानी सरकार ला रही है या जो इसके समर्थक है वो इसे क्यों लाना चाहते हैं, और जो लोग इसके विरोध कर रहे हैं वो इसे क्यों विरोध करना चाहते हैं। तो देखिए, बार बार चुनाव से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ आता है। ठीक है, चुनाव कराना एक काफी खर्चीला काम है और बोझ निश्चित रूप से आता है। इसमें अगर राजनीतिक दलों का भी जोड़ दिया जाए तो काफी खर्चा हो जाता है, लगभग 20-22 हजार करोड़ रुपया जो है हर चुनाव में, आम चुनाव में खर्चा हो जाता है। साथ ही साथ बार बार चुनाव अनिश्चितता और अस्थिरता का कारण बनते हैं। ये आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को विफल करते हैं। जैसे ये आप अगर आर्थिक आंकड़े देखें तो जो पहली तिमाही के जो जून वाले आंकड़े सितंबर में अगस्त में आए थे, उसमें ये साफ साफ पता चल रहा था जनवरी से लेके मार्च तक का जो समय है उसमें सरकारी निवेश प्रभावित हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सरकारी कैपेक्स होता है, कैपिटल पूंजी निवेश होता है, वो कम हुआ है, सरकार के खर्चे कम हुए हैं, और जिसके कारण कहीं ना कहीं विकास वाला जो प्रभाव प्रभावित हुआ है। तो ये होता है, आम चुनाव था तो होता है, जहां जहां राज्यों का होगा वहां पर राज्यों की परियोजनाएं ऐसे प्रभावित होंगी तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। और आज के समय में जब इतना कॉम्पिटिटिव युग हो रहा है, हम वैश्विक स्तर पे चीज़ों से जुड़ रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं। तो एक ये तर्क है। और क्या तर्क है कि बार बार चुनाव के कारण सरकारी तंत्र में व्यवधान आता है, नागरिकों को कठिनाई होती है। ये इसमें कोई नहीं है, क्योंकि जैसे ही चुनाव आता है आदर्श आचार संहिता लग जाती है, तो एक तो अधिकारी को अपना चुनाव ड्यूटी करना रहता है, और कई बार अधिकारी क्या करते हैं कि उसी बहाने से जो वह काम कर भी सकते हैं उन काम को भी टालना शुरू कर देते हैं, और उसका अंततः नुकसान जो उठाना पड़ता है वह
जो लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, उनको उठाना पड़ता है। साथ ही साथ सुरक्षा बल, सरकारी अधिकारी, जो उनका मेन कर्तव्य है, हालांकि चुनाव कराना भी उनका कर्तव्य है, कानूनन जो है संवैधानिक कर्तव्य है, लेकिन अगर वो बार बार चुनाव ही कराते रहेंगे तो जो उनका मेन काम है, सुरक्षा अधिकारी जो है सीएपीएफ या और पुलिस या मजिस्ट्रेट या जो भी है, चुनाव कराना उनका दायित्व तो है, इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वो सिर्फ चुनाव कराते ही रहें, अगर वो सीएपीएफ घूम घूम के चुनाव ही कराता रहे तो कहीं ना कहीं उससे जो उसका मेन काम है आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, वो कमजोर होने लगती है, या पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में समस्या उसको आने लगती है। साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता को बार बार लागू करने से नीतिगत पंगुता या पॉलिसी पैरालिसिस की भी समस्या दिखाई देती है। इससे विकास के कार्यक्रम धीमी हो जाती है। बार बार चुनाव से मतदाता जो है थक भी जाते हैं, उसको वोटर जो है एपैथी बोला जाता है, कि मतदाताओं को बार बार लगता है अरे ठीक है अभी तो फिर चुनाव आएगा, फिर चुनाव आएगा, तो सोचते हैं चलो यार कोई बात नहीं, अगली बार दे देंगे, इसमें नहीं हम विधानसभा में दे देंगे, विधानसभा में नहीं स्थानीय चुनाव में दे देंगे। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में मतदाताओं की भागीदारी को कम करता है। लेकिन जो इसके विरोध वाला तर्क है वो भी काफ़ी मजबूत है कि एक साथ नहीं होना चाहिए, वो भी काफ़ी मजबूत है, जिसमें है कि यह क्षेत्रीय और स्थानीय चिंताओं को हाशिए पर ढकेल देता है। इन लोगों का मानना है, जो लोग कह रहे हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के विरुद्ध है। देखिए फेडरल स्ट्रक्चर के विरुद्ध तो चलो नहीं भी है या है जो भी मान लो, लेकिन ये इनका ये कहना है कि स्थानीय मुद्दे और स्थानीय चिंतों को हाशिए पर ढकेल देगा। क्यों? क्योंकि जब बार बार चुनाव होता है, जैसे चुनाव होगा लोकसभा का और राज्यसभा का, विधानसभा का एक साथ चुनाव होता है, तो ऐसे में जो पूरे देश के लिए मुद्दे हैं या जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वह ज़्यादा प्रभावी हो सकती हैं स्थानीय मुद्दों को लेकर। और संविधान में व्यापक स्तर के मुद्दों को केंद्र के स्तर पर रखा गया है, राज्य स्तर के मुद्दों को राज्य को दिया गया है और उसी के लेकर अपना अपना चुनाव होता है। लेकिन सिद्धांत में भले अलग अलग मुद्दे चले, लेकिन व्यवहार में कोई एक मुद्दा दूसरे मुद्दे पर हावी हो जाए तो ये अच्छा नहीं है। और जो छोटे दल हैं, राजनीतिक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटे राज्य हैं, उनको लगता है कि उनके मामले दब जाएंगे बड़े चुनाव के उसमें। जैसे कहते हैं नखार काने में तूती की आवाज, जहां बड़े लोग हों वहां छोटे लोगों की कौन सुनता है। अब पता चला पूरे स्तर पे जो है आम चुनाव हो रहा लोकसभा का, तो वहां पे छोटे राज्य, नागालैंड की बात कौन सुनेगा, मणिपुर की कौन सुनेगा, गोवा की बात कौन सुनेगा, ठीक है, वो सब उन्हीं शोर में दब जाता है, ऐसा लोगों को लगता है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक विमर्श में एक रूमता आएगी और छोटी पार्टियां और राज्यों के लिए अपने विचारों को रखना मुश्किल हो जाएगा। सरकार के खिलाफ एक जो तर्क है कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसको तो रामनाथ कोविंद समिति ने अलग कर दिया कि उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अविश्वास प्रस्ताव लाइए, जो बचा हुआ समय रहेगा उसके उतने देर के लिए वो सरकारें चुनी जाएंगी। साथ ही साथ अलग अलग समय पर चुनाव को लेकर राजनेताओं को जवाबदेह बनाने में मदद मिलता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि अगर जैसे चुनाव हो गया एक साथ, अब 5 साल बाद चुनाव होगा या बीच में कहीं एक वंस अपॉन ए मूल जो है ब्लू मून एक आध बार कोई कहीं अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वहाँ होगा। तो इसमें क्या होता है कि राजनेता 5 साल के लिए कम से कम 4.5 साल के लिए वो फ्री होकर काम कर सकते हैं। ये अच्छी बात है, वो पॉलिसी पर ध्यान दे सकते हैं, आर्थिक मुद्दों पर ध्यान दे सकते हैं, प्रशासनिक पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं, विकास पे ध्यान दे सकते हैं। लेकिन उनको ये भी तो रहेगा कि 4.5 साल हमें अपने अनुसार काम करना है, तो वो जो पॉलिटिकल इश्यूज होती हैं लोगों की, जो चुनाव के समय लोग धरना प्रदर्शन या अपनी मांगों को करते हैं और लोकतंत्र में जायज़ भी है, उससे उसको उठा पाना मुश्किल हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं, जैसे अभी क्या है, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, हरियाणा में चुनाव होना है, तो हरियाणा होना था तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के मुद्दे केंद्र सरकार को वहाँ भी चुनाव लड़ना है। तो ये सारी चीज़ें ये लोग कह रहे हैं और इनका कहना है कि चुनाव की ऊंची लागत राजनीतिक विमर्श को दबाने के लिए नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों पर्याप्त रूप से बराबर तर्क हैं, दोनों तर्कों के अपने अपने मान्य हैं, दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि जिस तरह से देखिए हमें क्या है, हमें एक आप इस मान लीजिए कि आप उस दहलीज पे खड़े हैं वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के क्रम में, जहाँ पे आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपको अच्छा मौका भी मिल रहा है वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा देना। ऐसे में आपको ऐसी नीतियाँ चाहिए, ऐसी स्थिरता चाहिए आंतरिक दृष्टि से, क्योंकि बाहरी तौर पे शक्तियाँ आपको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगी। ऐसी स्थिरता चाहिए, ऐसा व्यवस्थित नीतिगत चाहिए, ताकि आप जो बस आपकी छूट गई थी 70-80 के दशक में ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने से, उसको आप पा सकें। तो मेरा तो मानना यही है कि ठीक है, इसको भी करके देख लिया जाए, अगर इसमें कोई अंतर आता है तो वो तो
ऑब्वियस है, हमारे संविधान का बड़ा खूबसूरती है, 368 में ये दिया गया है कि अपने अनुसार जो है आप उसको बदल भी सकते हैं, तो जब जरूरत पड़ेगी तो आप इसमें बदलाव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, तो कोई बुराई नहीं है नई चीज करने से। और ऐसा नहीं है 64 तक तो ये चीजें चलती रही थी ना, उसके बाद काफी परिवर्तन हुआ है, तो एक बार फिर करके देख लिया जाए, क्या बुराई है। अगला जो समाचार है वह है पेरिस एग्रीमेंट के 9 वर्ष पूरे हुए हैं, और कल 12 दिसंबर था, एक्चुअल में कल पूरे हो गए 9 वर्ष। और इस 9 वर्षों में पेरिस एग्रीमेंट जो लक्ष्य लेकर चला था, लग रहा है कि वो लक्ष्य से वो भटक गया है, और उसने जो जलवायु परिवर्तन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल से एक माहौल बना था, और उम्मीद थी कि पेरिस एग्रीमेंट इसको और आगे बढ़ाएगा, लेकिन वो उसमें उतना सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 9 सालों में अगर कुछ फैक्ट देखा जाए तो 2016 में या 15-16 में जो उस समय उत्सर्जन हो रहा था वो 49 अरब टन था, आज इक्विवेलेंट टू कार्बन डाइऑक्साइड, आज 53 हो गया, यानी 8% की वृद्धि हो गई। कहाँ कम करना था, कहाँ वृद्धि हो गई। उस समय तापमान जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था, आज 1.45 डिग्री सेल्सियस हो गया है, और ये भी अनुमान लग रहा है कि 2024 में ही 1.5 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाएगा। जबकि लक्ष्य क्या था कि हमें जो है इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5% तक कम करना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, और 2% से ज़्यादा तो जाने ही नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं वो नहीं हो पा रहा है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में विकसित देशों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि स्पेसिफिक उन पर टारगेट था जो है रिडक्शन को लेके। पेरिस एग्रीमेंट ने सबको शामिल कर लिया, सबकी जिम्मेदारी है, और विकासशील और विकसित देशों के लिए इसके लिए हर देशों को अपना नेशनल डिटरमाइंड गोल दे दिया गया कि अपने अपने अनुसार अपना गोल दीजिए। और ये जब अपने अपने अनुसार दे दिया जाता है तो विकसित देशों के द्वारा जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया। इसलिए अब कई सारे विकासशील देश, खासतौर से जो द्वीपीय देश हैं, वह अब आईसीसी का जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रास्ता पकड़ रहे हैं, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रास्ता पकड़ रहे हैं, जिसके जरिए बाध्यकारी संधियों और मानवाधिकार के जो पहलू के आधार पर जलवायु परिवर्तन पर बाध्यता लाई जा सके। आइए जरा इसको देखते हैं, उन्हीं पर पूरा है। परिचय के रूप में देखें तो पेरिस समझौते का उद्देश्य क्या था? दुनिया को जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभाव से बचाना। इसे 12 दिसंबर 2015 को अंतिम रूप दिया गया था, और 9 साल बाद देखें तो ये जो उस समय की स्थिति है उससे और हम खराब स्थिति में पहुंच गए हैं, और जो तेजी से बिगड़ती जलवायु परिवर्तन की स्थिति है वो लगभग अप्रभावी होती जा रही है। अप्रभावी होती जा रही है। इसके कारण जो संधि है, जो पेरिस जलवायु संधि है, इसको लेकर निराशा भी होती जा रही है, खासतौर से छोटे देशों में। और कई द्वीपीय राष्ट्रों के नेतृत्व में विकासशील देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिक प्रभावी लड़ाई करने के लिए वैकल्पिक तरीका भी ढूंढा जा रहा है। और वैकल्पिक तरीका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है में कोर्ट केस जाहिर किया गया है, और इसको लेकर पिछले साल या इसी साल जो है वानुताउ करके एक द्वीप है, उसके द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह लाया था कि जलवायु परिवर्तन को रोकने को लेकर कि पेरिस संधि या जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसमें क्या किया गया, या जो मानवाधिकार जो है संधि है उसके अनुरूप क्या किया जा रहा है, और इसको लेकर व्यवस्थित जो है जिम्मेदारी तय की जाए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते होते हैं उनके पक्षकारों द्वारा नहीं मानने पर वो वहाँ पे लाया जा सकता है। तो ये चीज़ें इसमें लाया गया है। अब अगर हम देखें कि ऐसा क्यों कह रहे हैं तो पहले तो आंकड़े देखते हैं। आंकड़े देखिए, 9 सालों में वैश्विक उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। 49 बिलियन अरब टन से बढ़ के 8% बढ़ के 53 बिलियन अरब टन हो गया है, यानी 8% वृद्धि कम करना था और वृद्धि हो गई है। और औसत वैश्विक तापमान जो उस समय 1.1 डिग्री सेल्सियस था वो बढ़ के 1 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस हो गया है, और 2024 तक लोगों को लग रहा है कि निश्चित रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से यानी 1870-72 के लेवल से ज़्यादा हो जाएगा। जबकि पेरिस समझौता क्या कर रहा था कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना है, और किसी भी हाल में जो है इसे 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं ले जाना था, वो भी 2030-35 तक लाना था, और ये अभी हो गया है। तो जो पेरिस समझौते का लक्ष्य था वो कहीं ज़्यादा दूर हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? उसके पीछे वजह है वो ये है कि पहले पेरिस समझौते को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए था।
ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 21 या COP 21 में जो पेरिस में हुआ था उसके दौरान लाया गया था। 12 दिसंबर 2015 को हस्ताक्षरित किया गया था। यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ और इसमें 195 पक्षकार या पार्टीज है, जिसमें 194 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। पार्टी जो कहते हैं जो UNFCCC के तहत जो है उसके पक्षकार हैं, जो हस्ताक्षर करता है और जलवायु परिवर्तन को लेकर वो अपने दायित्व को स्वीकारते हैं, उनको पार्टीज कहा जाता है। ठीक है, यानी देश ही है लेकिन वो ऐसे देश जो UNFCCC पे हस्ताक्षर करता है। इसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो ये था कि वैकल्पिक ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को काफी हद तक कम करना है, जिससे वैश्विक तापमान वृद्धि को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस तो कम से कम रोका जा सके। नहीं, वैसे लक्ष्य क्या है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। इस समझौते में यह भी कहा गया था कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक जो प्रगति हो रही है यानी ग्लोबल स्टॉकटेक है उसका अध्ययन करते रहना पड़ेगा और जलवायु परिवर्तन को कम करने, लचीलापन को बढ़ाने, जलवायु प्रभावों के अनुकूल करने की क्षमता को लेकर विकासशील देशों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए ये लक्ष्य लेकर ये चला था। लेकिन देखा जाए तो पेरिस समझौते द्वारा जलवायु परिवर्तन को लेकर दिशा में बदलाव हो गया। पेरिस समझौते के पहले जो हो रहा था वो उसके बाद हो गया। देखिए, जलवायु परिवर्तन को लेकर जो क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस समझौते के पहले 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल है, वह जो है ऐतिहासिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लेकर चलता था और उसने कार्बन कटौती का लक्ष्य था वो पूरी तरह से विकसित देशों पर रखा था और विकासशील देशों को फ्री रखा था। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी थी? कार्बन कटौती की, विकसित देशों की। अब विकसित देश से उसमें चूंकि वो ऐतिहासिक रूप से उनका था, लेकिन 1992 में क्यों गया? क्योंकि 1992 में एक सम्मेलन हुआ था UNFCCC का, जिसमें यह तय किया गया था कि कॉमन बट डिफरेंशिएट, यानी सबकी साझा जिम्मेदारी है लेकिन अलग अलग है। तो उसमें यह था कि ऐतिहासिक रूप से विकसित देश जो है ज्यादा जिम्मेदार हैं, मतलब जिम्मेदार हैं और वो आर्थिक रूप से भी बेहतर स्थिति में है, तकनीकी रूप से भी बेहतर स्थिति में, इसलिए कटौती की जिम्मेदारी उनके ऊपर रखी गई थी। विकासशील देश इससे मुक्त रखे गए थे। लेकिन चीन का बढ़ना शुरू हो गया था, चीन जैसे देशों का, और उसको लेकर जो विकसित देश थे वो घबराने लगे थे। उनको लगने लगा था कि चीन आर्थिक दृष्टि से ताकतवर होता जा रहा है, उस पर कोई जलवायु परिवर्तन कटौती का कोई लक्ष्य नहीं है और हम पे जो है कटौती किया जा रहा है, जिससे हम उससे पिछड़ते जा रहे हैं। और देखिए, कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अपनी ताकत को कम होते नहीं देखना चाहता। उसके लिए वो मना करते हैं कि वो नाखून, हाथ पांव, मतलब हर तरह से वो लड़ाई करता है और ये कोशिश भी इन लोगों ने की गई थी। इन लोगों ने इसी में कोशिश भी की थी लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। पेरिस समझौते के आड़ में वो ऐसा करने में सक्षम हो गए। कैसे? पेरिस समझौते में जो क्योटो प्रोटोकॉल जो केवल विकसित देशों पर विशिष्ट कटौती का लक्ष्य रखता था, पेरिस समझौते ने उसमें शामिल कर दिया विकसित और विकासशील। अब विकसित और विकासशील देशों को स्पेसिफिक लक्ष्य तो नहीं रख सकते थे, तो इसमें एक नई बात आई कि NDC नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, जिसमें विकसित देश अपने लिए बताएंगे कि वो कब तक क्या अपना लक्ष्य रखेंगे और विकासशील देश अपने लिए बताएंगे। हाँ, ये कहा गया कि विकसित देशों को जल्दी करना पड़ेगा और विकासशील देशों को बाद में। अब जो बाध्यता थी विकसित देशों की, वो बाध्यता कम होकर क्या हो गई? अब उनकी स्वतः से अपने तय लक्ष्य रखेंगे और जो नेशनल डिटरमाइंड गोल है वो न पूरा कर पा रहे हैं, न उस दिशा में सक्षम है जिसके जरिए जो है ग्लोबल परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग को कटौती करने के लिए क्या लक्ष्य रखा जाए। 43% कटौती करनी है और कटौती मात्र 2% हो पाई है। तो ये कहीं ना कहीं जो विकसित देशों पर बाध्यकारी लक्ष्य था उसने सभी देशों को अपना अपना लक्ष्य रखने के लिए कर दिया गया और इससे क्या हुआ? विकसित देशों को थोड़ी राहत मिल गई। उनको पैसा भी देना था। अभी देखिए, जलवायु परिवर्तन की वैश्विक लड़ाई धीरे धीरे कमजोर होने लगी। क्यों? पेरिस समझौते में प्रावधानों के लिए विकसित देशों के अनुरूप धीरे धीरे वर्षों में कमजोर किया गया। कैसे? बाकू का भी सम्मेलन हुआ है COP 29 का, उसमें यह था कि वित्तीय समझौता था पेरिस में कि 2020 से लेके जो है हर साल 100 अरब डॉलर देना था विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को और 2025 के बाद इसे बढ़ाना था। पहले तो दिए नहीं, तमाम तरह की समस्या जो 2000 से 2025 के बीच में देना था 100 अरब डॉलर, वो भी नहीं दिए। अनुमान बताते हैं कि 2025 के बाद विकासशील देशों को कई ट्रिलियन, मतलब 1-2 ट्रिलियन डॉलर चाहिए और उसके लिए जो बाकू में सम्मेलन हुआ उसमें विकसित देशों द्वारा तय किया गया कि हम $300 जो है, $100 अरब डॉलर वो, 2-250 अरब डॉलर और देंगे, बाकी विकासशील देशों द्वारा मदद किया जाए। और वो भी कब देंगे? 2035 से। यानी कहीं ना कहीं एक तो उन्होंने अपने जो टारगेटेड लक्ष्य था उससे अलग हट गए,
दूसरा पेरिस एग्रीमेंट के तहत, दूसरे तहत जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत उन पे जिम्मेदारी डाली गई थी वो भी चूंकि बाध्यकारी नहीं है या उससे बचने का उनको रास्ता है तो वो भी बच लिए हैं। यानी कहीं ना कहीं पेरिस परिवर्तन ने, जलवायु परिवर्तन में पेरिस परिवर्तन के बाद लड़ाई धीरे धीरे कमजोर हुई। पेरिस समझौते पर जो देश हैं जिनको डूबने का खतरा है, तुवालू जैसे, वानुतु जैसे जो द्वीपीय देश हैं, जो गरीब देश हैं, वो क्या करेंगे? तो वो उन्होंने दूसरा रास्ता शुरू कर दिया। अब ये पेरिस संधि और वो नहीं, वो भी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ही था। अब उन्होंने दूसरा रास्ता जो है आप कह सकते हो कि कोर्ट कचहरी का, जैसे बातचीत से नहीं होती ना, तो कोर्ट कचहरी से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में डोनाल्ड ट्रंप ये भी था कि आने से हट जाएगा। तो देखिए जो छोटा सा द्वीप है वानुअतु, छोटा सा द्वीप है, द्वीपीय देश है, उसने पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया कि समान स्थिति वाले देश को मिला के कि हम आईसीजी में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, हेग में जो स्थिति ले जाएंगे कि पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आप तय करिए कि ये यूएनएफसीसी की 2 संधियां हैं, वो कानूनी व्यवस्थाओं पर अपना मूल्यांकन करें कि ये कितना सही है, इसको पालन नहीं किया गया है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, और साथ ही साथ मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है वह भी कहीं ना कहीं उसको भी देखिए कि कैसे इसके आलोक में जलवायु परिवर्तन को लेकर नीतियां बनाई जा सकती, कैसे जिन देशों के लोग डूब रहे हैं क्या वो मानवाधिकारों का हनन नहीं हो रहा। तो एक तो यूएनएफसीसी के 2 संधियों, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट को लेकर कानूनी रूप से लड़ाई लड़ी जा रही है। अब ये देखना है कि इसमें कहां तक आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये निराशा दिखाती है कि पेरिस समझौते के कारण आज 9 सालों में कह सकते हैं कि पेरिस समझौते ने जलवायु परिवर्तन की दिशा में जो लड़ाई चल रही थी उसको पलीता ही लगाने की कोशिश की है, उसमें कोई मजबूती नहीं लाया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला एक न्यूज है, छोटा सा ही न्यूज है। गूगल का डीप माइंड लर्निंग है, उसके द्वारा एक अपना मौसम पूर्वानुमान या वेदर फोरकास्ट को लेकर जेनकास्ट करके आर्टिफिशियल वेदर फोरकास्ट मॉडल लाया गया है। यह वैसे तो वेदर फोरकास्ट मॉडल और भी हैं, लेकिन ये उनसे बेहतर है। अभी समझेंगे कैसे बेहतर है। इसके जरिए जो वेदर प्रोटेक्शन किया जा सकता है, जो यूरोपीय यूनियन का अभी जो मीडियम रेंज वेदर प्रोटेक्शन है, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है, उससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो गणितीय मॉडल या और फिजिकल मॉडल पर आधारित है। ये ऐतिहासिक जो मौसम है या जलवायु है उसके मशीन लर्निंग मॉडल पर आधारित है। तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा जल्दी से, ज़्यादा सटीक से पूर्वानुमान करने में, यहाँ तक कि जो वो वेदर फोरकास्ट घंटों में होता है, घंटों के आधार पे करता है, ये मिनटों के आधार पे, मिनट के भी जो वेदर जो है वेरिएशन है उनको भी ये बताने में सक्षम हो सकता है। आइए ज़रा देखते हैं इसके बारे में। गूगल डीप माइंड एक गूगल की संस्था है, उसने अपनी तरह का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता मौसम पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है। उसका नाम है जेनकास्ट। ये जो वर्तमान में उपयोग में आने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रणाली की तुलना में मौसम की अधिक सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम है। यह मॉडल 15 दिन पहले तक पूर्वानुमान तैयार करता है और आज के पूर्वानुमान कार्यक्रमों के लिए आवश्यक घंटों के बजाय मिनटों में ऐसा करने में सक्षम हो सकता है। यानी मिनट वाइज आधार पे, मिनट के स्केल पे जो है वो 15 दिन तक पहले के पूर्वानुमान कर सकता है, जो और अभी तक की जो सर्वश्रेष्ठ पूर्वानुमान प्रणाली है उससे बेहतर कर सकता है। हालांकि ये उसी के ऐतिहासिक डेटा के आधार पे अध्ययन करके और सटीक ये बात करेगा। नेचर में प्रकाशित अध्ययन में जेनकास्ट यूरोपीय सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग ऑफ एनसेम्बल मॉडल ECMWF के 4 दशकों के डेटा के माध्यम पर उसका अध्ययन करके ही ये भविष्यवाणी तैयार करता है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मौसम पूर्वानुमान मॉडल से ये बेहतर है। देखिए, शोधकर्ताओं के अनुसार यह AI सिस्टम तूफान, हीट वेव जैसे चरम मौसम की भविष्यवाणी करने में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मध्यम श्रेणी के परिचालन मॉडल, यूरोपीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान या जिसको भी कह रहे हैं, उसको मात देगा। क्यों? क्योंकि ये मौसम पूर्वानुमान की जो है एक तरह से AI मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत करेगा और कहीं ना कहीं अधिक तेज और अधिक विश्वसनीय ये होगा। जेनकास्ट क्या है? मौसम को मशीन लर्निंग के माध्यम से जानना। देखिए, अभी तक जो भी मौसम पूर्वानुमान या जो यूरोपीय यूनियन या जहाँ भी किया जाता रहा है उसमें जो भी मौसम पूर्वानुमान होता है वो गणितीय मॉडल पे आधारित रहता है। जो सूचनाएं आती हैं कहीं से जियोस्पाइटल आती हैं, उपग्रह से आती हैं, कहीं और सेंसर लगा है आती हैं, उसके जरिए फिर उन सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से गणना की जाती है और इस गणना को करके फिर पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें थोड़ा समय भी लगता है। सुपर कंप्यूटर के प्रयोग करने के बाद भी समय लगता है, निकाला जाता है, और ये इसमें कहीं ना कहीं शक्ति ज़्यादा यानी एनर्जी ज़्यादा लगती है, समय ज़्यादा लगता है।
और पूर्वानुमान भी उतना सटीक नहीं हो पाता। जबकि ये जो मॉडल है जेनकास्ट, वो केवल ऐतिहासिक मौसम डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है। जो उसी यूरोपियन यूनियन के जो 40 साल के डेटा थे उसको पढ़ने के लिए इसको AI मॉडल को दे दिया गया। AI मॉडल क्या करता था, उसको पढ़ के उसके अध्ययन को करके बार बार उसको डेटा के आधार पर उसने अध्ययन करके एक मॉडल डेवलप किया कि वो कैसे ज़्यादा वो प्रिडिक्ट हुआ जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अपना पर पहली तरह का ये मॉडल है लर्निंग, और भी लोगों ने मॉडल लिया है, लेकिन मॉडल के साथ क्या होता है ना कि जब आप बहुत बार बार करते हैं तो वो बहुत ही एक ऐसा करने लगता है कि वो वेरिएशन समाप्त होकर बिल्कुल सामान्य सी चीज़ों को दिखाई देने लगता है। जबकि मौसम में जो पूर्वानुमान होता है वो बहुत सामान्य तरह का नहीं होता है। दिन में भी कभी बारिश होगी, कभी धूप होगी, कभी कहीं और होगी। तो ये जो वेरिएशन होता है वो वर्तमान AI मॉडल नहीं कम कर रहे हैं। लेकिन जो ये जेननेक्स्ट है, ये क्या करता है कि पूर्वानुमान बनाता है। वो जो है देखिए जेननेस्ट है, वो मशीन लर्निंग मॉडल कई पूर्वानुमानों का एक समूह बनाता है। एक नहीं, वो ढेर सारे इंडिविजुअल पूर्वानुमानों का एक समूह बना के और वहां से फिर उसको निकालकर ये जो सरल प्रभाव या उसका फ्लैट होने वाला प्रभाव है उसको कम कर देता है, जिससे जो है हम जो मौसम का पूर्वानुमान करते हैं उसमें जो अंतर वेरिएशन रहता है वो वेरिएशन वहां पे उपस्थित होता है। और इस आधार पे ये बहुत ही कह सकते हो मिनट लेवल के आधार पे जो है ये सटीक पूर्वानुमान कर सकता है। यानी एक इसको समझिए, ये ऐसा AI मॉडल है जो गणितीय मॉडल से बेहतर है। क्यों? क्योंकि गणितीय मॉडल क्या करता है, जो है फिजिकली सूचनाएं लेता है, फिर उसको कैलकुलेट किया जाता है, इसके बाद पूर्वानुमान आता है जिसमें घंटों के आधार पर पूर्वानुमान होता है, काफ़ी समय लगता है, जो है काफ़ी संसाधन शक्ति भी लगती है। ये उससे अलग क्यों है? क्योंकि ये उसी मॉडल के 40 साल के जो अनुभव रहे हैं मौसम पूर्वानुमान का, उनका अध्ययन करके वो प्रिडिक्ट करता है। ठीक, अब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो मॉडल हैं उनसे ये अलग कैसे है? क्योंकि जब वो मॉडल प्रिडिक्ट करते हैं तो बिल्कुल सामान्य तरीके से दिखाते हैं, जिसमें जो मौसम में बहुत विभिन्नताएं होती है ना, डे वाइज, दिन में, क्षेत्र वाइज, वो उसका आर्टिफिशियल का रहता है कि वो बिल्कुल उसको कम करने की स्थिति रहती है। लेकिन ये कई सारे पूर्वानुमानों को तैयार करता है, फिर बाद में उन पूर्वानुमानों से अलग से पूर्वानुमान निकालता है, जिसके कारण वो डेली वेरिएशन भी इसमें संभव हो पाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। क्वेश्चन हमारे वेबसाइट पे रहेंगे और PDF भी वहाँ पे रहेगा, तो जाके आप वहाँ पे लेकर सॉल्व भी कर सकते हैं क्वेश्चन को और बाकी नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।